क्या बात है। सफान साहब, आप सुबह नहीं आए थे, क्या बात है। आपका दीदार नहीं हुआ आज मुझे। ओके जी। इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट तक की वर्किंग जो है देख ली थी। बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया दिया था कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, कि भाई सिंस एन ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी इन इक्विलिब्रियम, उसका जो रिजल्टेंट मोमेंट होनी चाहिए ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू जीरो, उसके ऊपर कोई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स नहीं होने चाहिए। द रिजल्टेंट मोमेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये वर्किंग हम लोगों ने पढ़ी थी अराउंड इन द लास्ट सेशन परसों। अच्छा, द टर्म दैट वी डिस्कस कि भाई फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम दो कंडीशंस जो है फुलफिल होनी चाहिए। द फर्स्ट वन वाज कि भाई कोई रिजल्टेंट मोमेंट ना हो उस पे, और कोई रिजल्टेंट फोर्स भी उस ऑब्जेक्ट पे ना हो। यहां से चंद एक बातें करते हैं, ठीक है। फ्रॉम अ बेसिक क्वेश्चन टू द नेक्स्ट वन। केस 8 से शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, लेट्स से कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म बीम है, ठीक है जी। इट्स बेसिक यूनिफॉर्म बीम, कुछ भी बीम है, कुछ भी है, ठीक है। एंड बीच में से पिवेटेड है, ठीक है जी। एंड इसके ऊपर जो है से यहाँ पे एक फोर्स जो है अप्लाई होती है। दैट फोर्स इज ऑफ 50 न्यूटन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स। सवाल में बोलता है कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। दिस इज इन इक्विलिब्रियम, ये बात स्टेटमेंट इज इन क्वेश्चन कि दिस इज इन इक्विलिब्रियम। और बोलता है देयर इज अनदर वेट दैट आई डोंट नो इज व्हाट एवर दैट इज, वो जो है वाई न्यूटन्स है। एंड इट हैज अ डिस्टेंस जो कि हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसको एक्स, अच्छा याद रखिएगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स बैलेंस्ड होंगे। इसका मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट्स जो है हमारे पास, वो ऐसे मोमेंट जो क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते हैं। ऑन दिस केस सिनेरियो हमारे पास जो फॉर्मूला था, वो एफ इंटू डी इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी का बैठता है। क्लॉकवाइज मोमेंट्स के लिए क्लॉकवाइज जो मोमेंट्स हैं 50 × 5 से आ जाएंगे। अच्छा, वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि यार फोर्स का राइट पे होना क्लॉकवाइज नहीं बताता। फोर्स का डाउनवर्ड एक्ट करना, ऐसे एक्ट करना इज क्लॉकवाइज, और ऐसे एक्ट करना इज एंटी क्लॉकवाइज। इस बात को मैं थोड़ी देर में वजाहत करता हूँ, समझिएगा मेरी बात को। फोर्स इनटू डिस्टेंस से मेरे पास क्लॉकवाइज मोमेंट आ गया, इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज के लिए वाई टाइम्स डिस्टेंस जो है दिया होगा यहाँ पे। लेट्स से इसको मैं 7.5 ले लेता हूँ, वाई टाइम्स 7.5, ठीक है, सवाल में गिवन होता है। तो आपके पास जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स गोइंग टू बी 250 डिवाइडेड बाय 7.5, जो आपकी वैल्यू आ रही होगी फोर्स की, दैट इज गोइंग टू बी वाई इक्वल्स 33.3 न्यूटन्स। ये तो बेसिक, बहुत ही बेसिक सी वजाहत हो गई कि हमारे पास न्यूटन का जो लॉ है वो सॉरी न्यूटन बोल रहा हूँ, ये प्रिंसिपल मूवमेंट अप्लाई कैसे हो रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का बैलेंस होना जरूरी है। और दिस इज हाउ दैट इज ऑलवेज अवॉइडेड, और इस तरीके से सवाल हो जाता है सॉल्व। मूविंग ऑन टू केस नंबर 9। अच्छा, अब देखिएगा केस नंबर 9 की वर्किंग को, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, चंद बातें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। लेट्स से हमारे पास एक यहाँ पे पिवेटेड है। बोलता है मास ऑफ बीम जो है, दैट इज गिवन द क्वेश्चन, दैट्स 5 kilograms। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम दिया हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक डिस्टेंस है हमारे पास पिवट का 2.3 मीटर्स का, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और वजन लगा हुआ है 120 न्यूटन का। दिस हैज अ डिस्टेंस ऑफ
5.7 meters, ठीक है जी. And then there is another weight over here that is unknown, x newtons. और इसका डिस्टेंस जो है वो हमें पता हुआ है, दैट्स 3 meters. ठीक है जी. ये केस 9 और केस 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, ठीक है. ये तो बहुत, ये भी आपके कॉन्सेप्ट से बेस करता है. नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि आपको ये बात पता हो मेरे बच्चों, ये बात आपको पता हो, इस बात पे आप लोग वजाहत कर सके 100%, कि आपकी नॉलेज में हो ये बात कि द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कौन सी हैं और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी हैं. पहली चीज मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, ये फोर्स विल अबाउट अ पिवट. पिवट के अबाउट ये फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है जी. पिवट के अबाउट ये फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट्स प्रोड्यूस करेगी. तो द सम ऑफ क्लॉकवाइज का मतलब है, जो क्लॉकवाइज मेरे पास पहली है, दैट्स गोइंग टू बी 120 टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज गोइंग टू बी 5.7. दूसरी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगी वो हमारे पास इसका अपना वजन क्रिएट कर रहा होगा, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था. एंड इसका अपना वजन नहीं है, वी हैव गिवन द मास. हम लोग वेट बनाने के लिए मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स गोइंग टू बी 5 टाइम्स 9.8. तो मेरे पास वो वेट आएगा बच्चों जो इसको घुमाता है क्लॉकवाइज, जो 5 टाइम्स 9.8 से आ जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा 49. और इसका डिस्टेंस हमारे पास 2.3 दिया हुआ है. ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट ही प्रोड्यूस करता है, दोनों क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए हमारे पास ये जो फोर्स है दैट्स गोइंग टू बी एक्स न्यूटन्स, और इसका डिस्टेंस 3 है, ठीक है. आपको बाकी काम आपके पास जो है वो कैलकुलेटर का है. 120 टाइम्स 5.7, ठीक है जी, आ जाएगा हमारे पास 684 प्लस 49 टाइम्स 2.3, दैट्स गोइंग टू बी 51.3. डिवाइड द वैल्यू बाय 3 तो क्या हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, ठीक है. द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 245.1 न्यूटन्स. तो ये हमारे पास बेटा एक, जैसे कहते हैं कि जनरली एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है. इसकी हमारे पास ये फोर्स आ गई. बेटा मैंने रयान उसको वेट बनाना था, बाकी चीजें न्यूटन्स में हैं. मुझे ये मास दिया हुआ था, आई नीड टू मेक द मास को वेट में कन्वर्ट करने के लिए. अ, बेटा दो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं, एक ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एक इसका अपना वजन क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है. दो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है इसमें, तभी मैंने दो ली. अच्छा ये मैंने 49 कहाँ से लाया, ये मेरे पास इसका मास था, मैंने इसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया ताकि इसको मैं वेट बनाऊं. वेट इज अ फोर्स टाइम्स ग्रेविटी. अब्दुल रहमान बात क्लियर है, रयान बात क्लियर है बेटा. ओके हो गया. केस टेनिस सिंपल. सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पिवटेड है. यहाँ पे एक बैग पड़ा हुआ है 7 kg का, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है 10 kg का. इसका डिस्टेंस अननोन है, इसका डिस्टेंस 3.9 है, इक्विलिब्रियम में है, सवाल में बताया हुआ है, ठीक है जी. अच्छा बेटे इधर देखिएगा, एफ इंटू डी इक्वल्स एफ इंटू डी. 7 टाइम्स 3.9 इक्वल्स 10 टाइम्स एक्स. करना गलत होता, क्योंकि सवाल में बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एफ इंटू डी इक्वल्स एफ इंटू डी. मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन में मास को मल्टीप्लाई कर रहा हूं डिस्टेंस से दोनों तरफ. हालांकि मेरे फॉर्मूले में तो फोर्स है, मेरे फॉर्मूले में तो मास नहीं है. बेटा बात यह है, फॉर अ क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व्स प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, अगर दोनों तरफ मासेस हैं किलोग्राम्स में और सारी वैल्यूज मासेस में गिवन है, तो इफ ऑल वैल्यूज आर गिवन इन मासेस, इन केजीज कह लेता हूं, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई
them with gravity। मार्क स्कीम की भी रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। इवन के मार्क स्कीम में मना है, मतलब जबरदस्ती क्यों करना है, करना ही नहीं है, मार्क स्कीम में नहीं क्या होता। whenever both of the sides, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स में हम लोग मास को वेट बनाते हैं, हर केस में, हर केस में वेट बनाते हैं, हर फॉर्मूले में वेट बनाते हैं, बट फॉर अ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्वेश्चन, जब दोनों तरफ मासेस दिए हुए हों, तो उस सूरत में वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द मासेस इनटू किलो, वो केजीज इनटू न्यूटन्स, क्योंकि उस, क्यों क्यों वजह समझ लीजिएगा। वजह भी दिखाता हूं आपको, देखिए, फिर सवाल पूछेगा, 2 मिनट दीजिएगा मुझे वजह समझाने का। देखिएगा, अगर मैं कहता इसको वेट बनाता, मैं बोलता है फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस है, और ये भी फोर्स इंटू डिस्टेंस है, मैं इसको करता मास इंटू ग्रेविटी मल्टीप्लाई, और ये फोर्स आ जाती, और फिर इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करता, एक्स इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी करता, और फिर इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करता। तो क्योंकि दोनों तरफ ग्रेविटी की वैल्यूज होती हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। फॉर्मेटिकल ग्राउंड्स पे भी देख लो, वेट इंटू डिस्टेंस करता, और यहाँ पे भी वेट इंटू डिस्टेंस करता, तो ग्रेविटी ग्रेविटी आपस में क्या हो जाती, कैंसिल आउट हो जाती। तो जब भी हमारे पास दोनों साइड्स पे मासेस गिवन होते हैं, तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई दैट बाय ग्रेविटी, रादर हम जो एक्चुअल आंसर निकाल सकते हैं वो मासेस के ही फॉर्मूले में पुट करके 10 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स 3.9 से ही निकाल लेते हैं। दैट्स एक आसानी है, ठीक है। यू नॉट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन्स, यू नॉट रिक्वायर्ड टू, करिएगा भी नहीं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अहमद, इट इज मिस्टेक किया, हाँ नहीं करनी होती बेटा, तुम शर्मात से पढ़ना पहले शुरू कर देते। गोइंग ऑन फर्दर, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मूविंग ऑन फर्दर, यार यहाँ से चंद बातें और हैं। केस 11, अच्छा यार, मान लेते हैं इस पेंसिल को ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है जी। हाँ, डायरेक्ट करेंगे बेटा। इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ू, यहाँ पर लाके छोड़ूंगा, यहाँ मैं लेट्स सपोज एक मिसाल देता हूँ, एक चीज को मैंने बैलेंस किया हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ टिल्ट करूंगा तो इवेंचुअली घूम फिर के अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। मेरी बात को समझिएगा, इफ समथिंग इज हिंज्ड, हिंज्ड, सेम वर्ड, सेंटर में हिंज्ड है, मासेस सेम है, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, और मैं उसको यूं करके थोड़ा टिल्ट करके छोड़ता हूं, तो वो थोड़ा लहरा लहरा के अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। अगर मैं क्या करता हूं, लेट्स से आई ट्विस्ट इट अ लिटिल बिट, तो वो यूं लहराएगी लहराएगी लहराएगी, एंड इवेंचुअली इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये बात से आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि लेट्स से अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता, लेट्स से अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता, अगर मैं इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर देता, और इसको घुमा के छोड़ देता, तो ये थोड़ा बहुत घूम फिर के थोड़ा ऊपर जाता, थोड़ा नीचे आता, और ये घूम फिर के इवेंचुअली अपनी ओरिजिनल स्टेट में, मेन पोजीशन में वापस आ जाता। मेरी बात से सब लोग इत्तेफाक करेंगे, मेरी बात पे सब ओके है भाई, इस बात में कोई शक तो नहीं है, ऐसा ही करती है हर चीज। तो अगर मैं किसी चीज को भी थोड़ा बहुत हिलाता हूं, तो इवेंचुअली इट कम बैक टू इट्स मेन पोजीशन, तो मेन पोजीशन में आ जाती हैं चीजें। मेन पोजीशन उसका ओरिजिनल स्टेट है। if something is displaced, if some object is displaced about a pivot, it comes back to its position। अगर कोई चीज भी बेटा मैं हिलाता हूं, तो वो इवेंचुअली अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है।
जब यहां से जाऊंगा तो ये ऊपर आएगा मास, ये वापसी आएगा, ठीक है, इवेंचुअली इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर। अच्छा, दो तीन बातें रह गई। सबसे पहली चीज हमारे पास रह गई लेमिना एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हमारे पास रह गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेमिना एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। लेमिना एक्सपेरिमेंट या प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है? इन अ लेमिना एक्सपेरिमेंट और अ प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट यू हैव अ रीटॉट स्ट्रैंड, ठीक है जी। एक रीटॉट स्ट्रैंड एक लैब में चीज होती है, ठीक है, इट्स स्ट्रेट मेटेलिक स्ट्रैंड। और इस रीटॉट स्ट्रैंड से आप एक स्ट्रेट पेंडुलम को फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, ठीक है जी। यू हैव स्ट्रेट पेंडुलम, ठीक है, फ्रीली सस्पेंड कर देते हो। दिस एक्सपेरिमेंट का पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज, पर्पस इज टू डिटरमाइन सेंटर ऑफ gravity for an irregular object. इन अदर वर्ड्स ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का काम आता है ऑफ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट जो हमारे पास बेसिकली कार्ड शीट या पेपर का बना हुआ। इट इज यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट दैट इज basically a card sheet or a piece of paper. For example, I've got a piece of paper या a piece of card sheet, एक card sheet मेरे पास मौजूद है, and I need to find the center of gravity for this card sheet, ठीक है जी। इस कार्ड शीट को मैं यहां पे प्लेस करूंगा, फ्रीली सस्पेंड करूंगा, और इस फ्रीली सस्पेंड करते ही इसके सामने एक पेंडुलम अटैच होगा, ठीक है जी। ये फ्रीली सस्पेंडेड कार्ड शीट होगी और इसके सामने एक पेंडुलम अटैच होगा। मेरी बात समझिएगा, कर रहा क्यों मैं बता रहा हूं उसको। होगा क्या, ये कार्ड शीट जो है, लाजमी सी बात है, कार्ड शीट है, ये थोड़ी सी लहरा लहरा के इवेंचुअली एक स्टिल, थोड़ी सी एंगल करके इवेंचुअली एक स्टिल पोजीशन में आके स्ट्रेट हो जाएगी। जिस पोजीशन में स्ट्रेट हो जाएगी, मैं अपनी पेंसिल स्केल की मदद से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा उस कार्ड शीट पे, और वो लाइन यहाँ पे मैं उस कार्ड शीट पे ड्रॉ कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने क्या किया, मेरे पास ये कार्ड शीट थी, मैं इसको एक लटकाया इसको, ठीक है जी, और इसके पास मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जो कि मेरे पास कैसे भी डेंगल करके आ गई। लेट्स से वो लाइन कुछ ऐसी बन रही थी, ठीक है, पहली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, पहले मेरी बात समझिएगा, इसको उठाऊंगा, इस कार्ड शीट को उठाऊंगा, इसको घुमाऊंगा और किसी और पोजीशन में इसको फ्रीली सस्पेंड कर दूंगा कॉर्नर से। वहां पे मैं एक और लाइन इस कार्ड शीट पे बना दूंगा, ठीक है जी। इस कार्ड शीट पे जहां से मैंने इसको सस्पेंड किया, मैं इसको निकाला और मेरे पास जो पॉइंट आए थे, मैंने उधर एक और लाइन बना दी, दो लाइनें हो गई। फिर मैं इसको घुमाऊंगा कार्ड शीट को, और घुमाने के बाद इस कार्ड शीट को एक बार और घुमा के किसी और कॉर्नर पे जाके लगा दूंगा। और जब एक लाइन मेरे, जहां मैंने एक कॉर्नर से बनाई थी, दूसरी लाइन मैंने दूसरे कॉर्नर से बनाई थी, और फिर मैं इसको निकाल के तीसरे कॉर्नर से भी एक और लाइन इस पे ड्रॉ कर दूंगा। एक कॉमन पॉइंट आएगा जहां पे वो तीनों लाइनें मीट कर रही होंगी, एंड दैट पॉइंट विल बी नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेट मी जस्ट हेल्प यू वन मोर टाइम। एक कागज का पीस लिया, उस कागज के पीस को जब फ्रीली सस्पेंड किया तो वो इवेंचुअली एक स्ट्रेट में आ जाएगा सीधे। जैसे वो आया, मैंने उस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी सीधी सीधी। फिर मैंने एक और कॉर्नर से पकड़ा उसको, फिर छोड़ा तो इवेंचुअली थोड़ा सा लहर के एक स्ट्रेट में आ जाएगा। पेंडुलम की मदद से एक स्ट्रेट लाइन और खींच दी, फिर एक और कॉर्नर में बेटा उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, वो थोड़ा सा लहर के स्ट्रेट हो जाएगा, तीन लाइनें खींच दी। एक पॉइंट ऐसा आएगा उस पे कि जहां पे वो तीनों लाइंस मीट कर रही होंगी, दैट
Three lines where the three lines are meeting is known as the center of gravity of that particular card sheet. I hope you understood the experiment. ये बात नहीं बेटा, दो कर सकते हैं, तीन से ज्यादा नहीं कर सकते, बस तीन ही बहुत है बेटा, ठीक है ना, तीन भी आप इतनी बात नहीं करते, ठीक है। How do you do the plumb line experiment? There are some wordings in front of you. They are used to find the irregular shaped objects के center of mass. Hang the object, irregular shaped object, from one hole and suspend the pendulum in front of it freely. Draw a straight line and repeat the experiment for three different holes. ठीक है जी? For three different holes. The point where all three lines meet is the center of gravity. मुझे यार यहां तक एक्नॉलेज कीजिएगा, इधर टर्म दैट वी जस्ट डिस्कस, ये सारी बातें बेटा आप लोगों को क्लियर है, 100% क्लियर है, कोई इशू की बात तो नहीं है। मूविंग ऑन फर्दर, लंब लाइन एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड, ठीक है, क्या बात है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ क्वाइट अ थिंग, इट्स वेरी इजी, बट येट अगेन लेट्स से केस नंबर 11 आई गेस, यप, केस 11 हो चुका था, लेमिना एक्सपेरिमेंट इज केस 12 and then we have got case 13. अच्छा, let's say we have got a roof, ठीक है जी। एक रूफ है, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ मेटालिक पोल्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट वॉल्ड है, ठीक है। दिस पॉइंट इज बेसिकली द पिवट, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास ये पिवट है, यहाँ से हमारे पास जो है ये पिवट है, ठीक है। ये पोल्स यहाँ नहीं लगे, यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। द पोल्स आर वो है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पोल्स है, और ये वॉल हैज, sorry, roof has a mass of 500 kilograms. Stay with me, guys. ये सेंटर ऑफ मास दिया हुआ उन्होंने सवाल में, ठीक है जी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है 5 मीटर्स है, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 25 मीटर्स। सबसे पहले पार्ट में बोलता है फाइंड डिस्टेंस ऑफ वॉल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, और बी पार्ट में बोलता है फाइंड फोर्स बाय द पोल्स in order to keep the wall, the roof in equilibrium. अच्छा जी, दो पार्ट बोलता है, क्या बोलता है, दोनों पार्ट, ये भी जरूरी केस है बेटा, देखिएगा। बोलता है यार, पहली बात बोलता है कि एक वॉल के मदद से एक रूफ रखी हुई है, ठीक है जी। बेटा इट्स फिक्स पोजीशन अबाउट विद समथिंग रोटेट्स, ठीक है। हाँ, कुछ है केसेस बेटा, केसेस तो मैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, केसेस मैंने ऐसे ही लिख दिए, कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। देयर जस्ट सम फ्यू कॉन्सेप्ट्स, केसेस इन सेल्फ सही है, मत यार, एंजॉय करो यार, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी तो चीजें समझ आ जाएंगी, हालांकि वही बात है, जस्ट डिस्कसिंग इट। अच्छा,
अब हमारे पास ये पिवटेड वॉल है, ठीक है, इसके अराउंड जो है एक ये पोल, लाजमी सी बात है यार कि पोल, ये वॉल यूं गिरना चाहती और पोल इसको यहां खींच रहा है, पोल की मदद से वो रुका हुआ है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं इस पेन को यहां से जो है यूं पकड़ लूं, तो मैं पेन पे डाउनवर्ड फोर्स लगाता हूं, अगर मैं ये पिवट रख देता हूं, ठीक है, तो ये पोल इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये वॉल यूं खींच रही है, और ये इक्विलिब्रियम में दोनों बैलेंस्ड है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द पेन, डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ठीक है जी। वॉल से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस निकालना है। गाइस अगर ये पूरी लेंथ हमारे पास 5 और 25, अगर ये कंप्लीट लेंथ मेरे पास 30 मीटर की है, तो इसका मतलब है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो लाजमी सी बात है 15 मीटर के डिस्टेंस पे लाई करता है, इस तरफ 15 मीटर का डिस्टेंस है। मतलब ये वाला हिस्सा जो है ये 15 मीटर का होगा, सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है, ये टोटल अगर 30 का है तो ये डिस्टेंस हमारे पास 15 मीटर का ही होगा। अगर ये पोल से वॉल तक का डिस्टेंस 5 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस हमेशा याद रखिएगा इस तरीके से निकलता है कि ये वाला डिस्टेंस जो हमें पहले पार्ट में निकाला है, दैट्स गोइंग टू बी 15 - 5, जो 10 मीटर होगा। तो पिवट का वॉल से जो ये वाला ग्रीन वाला डिस्टेंस है, ये हमारे पास 10 मीटर्स आ जाएगा। और किस कॉन्सेप्ट की मदद से आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इन द सेंटर। नहीं बेटा, ये यूनिफॉर्म रूफ है, ठीक है, यूनिफॉर्म रूफ है ये, फिलहाल यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रूफ की बात, अली तारीख ये सारी बातें यूनिफॉर्म रूफ की हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म बीम यूनिफॉर्म रूफ के लिए बात कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास चेंज हो सकता है, मैंने बता दिया था, ये यूनिफॉर्म रूफ है, ठीक है। यूनिफॉर्म रूफ के लिए, यूनिफॉर्म बीम के लिए, यूनिफॉर्म स्केल के लिए, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स के लिए द सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज इन द सेंटर। और आपने इस कॉन्सेप्ट की मदद से 10 मीटर का डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। 15 बेटा देखिए, जब टोटल डिस्टेंस 5 और 25 दिया हुआ था, टोटल डिस्टेंस 25 और 5 30 था, 30 का हाफ कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है, ऐसे आया 15। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर। अब बोल रहे फाइंड द फोर्स बाय द पोल इन ऑर्डर टू कीप द रूफ इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, देखिए यार, बेसिकली अगर मैं इस रूफ के कॉन्सेप्ट को बनाऊं एक आसान सिंप्लीफाइड डायग्राम में, तो ये डायग्राम अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये बड़ी आसान है। ये वॉल जो है एक पिवट का काम कर रही है, इसके ऊपर यहाँ पे 500 केजी का एक वजन लग रहा है, जिसका डिस्टेंस हमारे पास 10 मीटर है, जो अभी हम लोगों ने निकाला। ये पिवट है, इसके अराउंड यहाँ पे 500 केजी है, जिसको अभी लाजमी सी बात है कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ केजी नहीं है। इस तरफ की फोर्स मांगी हुई है, तो यहाँ पे एक हमारे पास फोर्स लग रही है जो हमें नहीं पता कितनी है, पर इसका डिस्टेंस हमें पता है, ये हमारे पास 5 है। तो ये कितना सिंप्लीफाई केस हो गया ना। अगर मैं इसको इस डायग्राम को देखूं तो मुझे कितनी अजीब सी बात लगती है यार, डायग्राम वॉल दिमाग फटका ढिमकाना। तो ये, हालांकि ये केस इज वेरी सिंपल। अगर मैं इसको बेसिकली देखूं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट एफ इंटू डी इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी का ही लगेगा। और जो क्लॉकवाइज मोमेंट्स है वो हमारे पास, पहले तो मास को वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी की मदद से। तो 500 टाइम्स 9.8, तो 500 ज़रब 9.8 इज गोइंग टू बी 4900। ये हमारे पास वॉल का वेट आ जाएगा। और पिवट से डिस्टेंस जो है वॉल का 10 है, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ जाऊंगा तो बेटा वो हमारे पास 5 इंटू एफ आ जाएगा, ठीक है। F इंटू 5 आ जाएगा, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4900 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5, आपकी वैल्यू जो आ जाएगी फोर्स की, वो आ जाएगी 98। मेरे ख्याल से इस बात में भी कोई टन कंफ्यूजन नहीं होगी, हालांकि डायग्राम कितनी जो है डेंजरस लग रही थी देखने में, बट येट अगेन इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है, इट्स क्वाइट सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू केस नंबर 14। अच्छा, लेट्स से ये बात
अब थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें। अगर मैं एक बीम को या एक किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी स्टूल को व्हाटसोएवर, दो जगह से पिवट कर देता हूँ, दो जगह से पिवट कर देता हूँ, ठीक है बेटा, क्लॉकवाइज मूवमेंट का मूवमेंट सेंटर पे लग रही थी। सेंटर से पिवट का डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट लिया जाता है अब्दुल रहमान। तो जब वेट ही सेंटर पे लगता है, क्योंकि वेट ऑलवेज एक्ट्स इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वेट को डायरेक्टली पिवट से के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो पूरा नहीं ले सकते, ठीक है, वो सिर्फ दिया हुआ था इन ऑर्डर टू गेट दिस डिस्टेंस, ठीक है, दैट 25 वाज गिवन, ताकि वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करके वो वाला डिस्टेंस निकाल सके। समझ आ रही हो मेरी बात बच्चे, समझ पा रहे हो? ओके। 9.8 बेटा ग्रेविटी को बोलते हैं हमारे यहाँ पे उबैद साहब। अगर आप 9.8 नहीं जानते हो यार, क्या कर रहा है मेरा भाई? मेरे बेटे 9.8 डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी में वेट, आजकल ग्रेविटी 9.8 ले रहे हैं, 10 नहीं ले रहे। अगर आपके टीचर अभी तक 10 करा रहे हैं बेटा, तो बहुत ही मतलब, कौन सा वाला बच्चे, 10 वाला डिस्टेंस? तो इधर रुक जाओ, इसके केस की बात करते हैं, ठीक है, टाइम की शॉर्टेज है। रयान में करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा, डबल पिवट केस को देखिएगा। अच्छा, डबल पिवट केस में लेट्स से ये हमारे पास एक मास पड़ा हुआ है यहाँ पे, वेट ही रख रहा हूँ, ठीक है, 1000 न्यूटन्स। इस पिवट को ए का नाम देता हूँ, इस पिवट को बी का नाम देता हूँ। डबल पिवट का केस है, डबल पिवट का केस पुशअप्स पे भी आ जाता है, इंसान भी लेटे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सुनिएगा, और सुनिएगा। बोलता है कि यार ए का इससे डिस्टेंस जो है 12 मीटर का है, ठीक है। एक बीम का अपना मास है, वेट ही, बीम का वेट भी दिया हुआ है 240 न्यूटन का। सवाल बोलता है बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, फाइंड फोर्स दैट बी applies to keep the object in equilibrium। क्या बोल रहा है कि बाय टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट ए, अबाउट ए, जब भी वो अबाउट किसी चीज की बात करता है, दैट पॉइंट इन अ डबल पिवट केस इज कंसीडर्ड अ पिवट। ए के अबाउट मूवमेंट्स मतलब ए को पहले केस में क्या कंसीडर करोगे? पिवट कंसीडर करोगे। बाय टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट ए का मतलब है ए को पिवट कंसीडर करोगे। अच्छा, अब ए पिवट हो गया, तो बेसिकली अब एक जो कॉन्सेप्ट बनता है वो ये है कि जो दूसरा वाला पिवट, बराए नाम पिवट या बराए नाम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है। देखो ये पिवट बताया है सवाल में, ठीक है। तो ये बी पार्ट पे जब ये चीज पड़ी हुई है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन फोर्स इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स। जब ये पूरा का पूरा मोमेंट क्लॉकवाइज इस तरफ पड़ रहा है, तो बी उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा जो उसको बैलेंस कर रही है। नाउ द इसी केस का जो सिंप्लीफाइड वर्जन बनता है वो कुछ ऐसा बन रहा है, और ये बात को समझना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये पिवट था, ये जो बी है बेसिकली वो एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है जो मुझे नहीं पता। सवाल में बी का डिस्टेंस भी दिया हुआ है पिवट ए से, बोथ pivots are 15 meters apart। तो सिंप्लीफाइड वर्जन के तौर पे हमारे पास ये फोर्स और ये डिस्टेंस जो है हमारे पास 15 का आ रहा था, ठीक है जी। यहाँ पे एक फोर्स और है जिसका डिस्टेंस इसके साथ जो है 12 का आ रहा था, सवाल में दिया हुआ है, और यहाँ पे फोर्स एक और है 240 की, जिसका डिस्टेंस हमारे पास इसके साथ जो है वो वो भी गिवन होगा, ठीक है। ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारे पास 5 मीटर का आ रहा था। तो बेसिकली मेरे साथ रहिएगा बात को,
अब अगर मैं इसको अब देखूं तो ये कितना आसान लगता है कि सर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मेरी बात को फिर से समझिएगा, मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, स्टे विद मी। इन अ डबल पिवट केस, जब भी वो किसी एक पिवट के अबाउट बात कर देता है, तो क्वाइट सिंपल, आपने बस की बात ऐसे रखनी है कि सिंप्लीफाई वर्जन में बनाना नहीं बैठ जाना पेपर में, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि जो पिवट था, इसके ऊपर एक फोर्स यहां लग रही थी 240 की, एक फोर्स यहां पड़ी हुई थी डाउनवर्ड 1000 न्यूटन की, और बेसिकली एक फोर्स अपवर्ड लग रही थी जो मुझे नहीं पता। डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस 5 सवाल में दिया हुआ था, ये डिस्टेंस हमारे पास 12 दिया हुआ था, और ये डिस्टेंस हमारे पास 15 दिया हुआ था। तो ये बेसिकली, अगर दो जगह से कभी कोई चीज पिवटेड हो तो वो जिस चीज के अबाउट बात करता है उसको पिवट कंसिडर करके आपने वही फॉर्मूला लगाना होता है। अब आपने क्या करना है, बेसिकली 1000 क्लॉकवाइज मूवमेंट इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, प्लस 240 इंटू डिस्टेंस इज 5 इक्वल्स एंटी क्लॉकवाइज फोर्स मुझे नहीं पता और इसका डिस्टेंस मेरे पास 15 का है। ठीक है, आप बेटा इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये वैल्यू हमारे पास 12,000 आ जाएगी। ठीक है जी, प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 15 कर दोगे, आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। F इज इक्वल्स टू 818 न्यूटन्स, ये आपके पास फोर्स आ जाएगी। बेटा हाजिक, जब भी कोई चीज पे कोई चीज पड़ी हुई होती है, गुड क्वेश्चन, जब भी किसी चीज के ऊपर इफ समथिंग इज बैलेंस, नहीं ये बात अच्छे सवाल पूछा हाजिक ने, अगर कोई चीज बैलेंस हुई हुई है, किसी चीज पे पड़ी हुई है, लाइक ये माउस मेरे हाथ पे पड़ा हुआ है, तो जो मेरा हाथ है या जिस चीज पे वो चीज पड़ी हुई है, वो चीज हमेशा एक अपवर्ड फोर्स लगाती है। पिविट की बात करूं, क्योंकि पिविट पे ये बीम पड़ी हुई है, ये जो चीज है पड़ी हुई है, तो पिविट हमेशा एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात है कि पिविट ये कंसीडर कर रहा हूं तो ये अपवर्ड फोर्स बेसिकली इस टाइम पे एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है जी, मैं हाजिक बेटा पहले आपका सवाल क्लियर हुआ, ये वाला, ये बात क्लियर है? ठीक है, पहले ये अहमद भाई, ये देखते हैं सवाल आपको, आपके इस क्वेश्चन, आपने बोला सर समझ नहीं आया, मैं भी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए ही कर रहा हूँ, समझिएगा, सब आपके लिए बेटा चल रहा है, गौर से। ठीक है, अभी मैं इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन से समझते हैं ताकि चीजें मेरे ख्याल से बेहतर तौर पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेते। अच्छा जी, बेटा ये देखिएगा, ठीक है, अहमद भाई क्वेश्चन देखते हैं। आप एक इसको मैं मिटा ले जाता हूँ वहां पे, ठीक है, क्वेश्चन में काफी सारी चीजें, मैं उसको अभी छेड़ना नहीं चाह रहा, चाह रहा हूँ आपको एक केस समझ आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास पेपर्स का ही है बेटा, बोलता है बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट द टोज फाइंड एफ। बेटे गौर से बात समझिएगा, मोमेंट अबाउट द टोज निकालना है, ठीक है जी। तो मोमेंट अबाउट द टोज का मतलब है, मुझे एक मिनट दीजिएगा बेटा, मेरे गेट पे कोई आया है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जी एक सेकंड में, मुझे बेटा एक सेकंड दीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूँ। बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट द टोज फाइंड एफ। बेटा ये क्या कह रहा है कि बेसिकली आपको टोज को पिवट कंसीडर करना होता है, टोज को आपने पिवट कंसीडर करना है, ठीक है, क्योंकि मोमेंट अबाउट द टोज बोल रहा है। तो अब देखो बेसिकली क्या हुआ, लेट्स सपोज मास इस बच्चे का जो है 60 kg था, तो आपने क्या कहा सर, आपने कहा ये मोमेंट, ये पिवट है, ये वाली फोर्स कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करेगी, ये वाली फोर्स प्रोड्यूस करेगी एंटी क्लॉकवाइज, और ये हाथ कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे, क्लॉकवाइज।
ये बात समझ पा रहे हो बेटा? अहमद ओके की रिपोर्ट है, समझिएगा मेरी बात को। तो ये तो मास को पहले वेट बनाना पड़ेगा, तो वेट ऑफ द पर्सन इज गोइंग टू बी 60 टाइम्स 9.8। ये हमारे पास 588 आ जाएगा। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। 588 टाइम्स डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 0.80। ठीक है। और ये वाली फोर्स हमारे पास जो है F इज अननोन, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पिविट लिया जाता है बेटा। तो वो हमारे पास जो है हमेशा 0.4 टाइम प्लस 0.8, टोटल डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 1.2। ये दोनों ऐड होंगे, यू हैव टू ऐड देम टुगेदर फ्रॉम द पिविट। ठीक है। अच्छा बेटा, वो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, वो फोर्स लग रहा होगा अली, बट पिविट पे लगने वाली फोर्स को हम कभी भी मोमेंट्स में कंसिडर नहीं करते। वो फोर्स लग रही होगी, पर पिविट पे लगने वाली फोर्स को हम मोमेंट्स में कंसिडर नहीं करते। ठीक है। पिविट पे लगने वाली फोर्स को हमने लास्ट क्लास में केस पढ़ा था, जब हम लोग बात कर रहे थे, पिविट पे लगने वाली फोर्स को हम मोमेंट्स निकालने में कंसिडर नहीं करते। यस, 1.2 टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, टाइम 0.80 हमारे पास जो है, दिस इज गोइंग टू बी 470 डिवाइड बाय 1.2 एंड यू विल गेट द फोर्स। ठीक है। अली यहाँ पे एक्नॉलेज कीजिएगा बेटे, आपको यहाँ तक बात क्लियर है? मूविंग ऑन। बात क्लियर है बेटा? अच्छा, इसी केस से एक केस और निकालते हैं जो इंपॉर्टेंट है। केस 15 की कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है हमारी इंशाल्लाह ताला, उसमें हम लोग सिर्फ पासवर्ड्स करेंगे मोमेंट के। ठीक है। पासवर्ड्स करेंगे मोमेंट्स के। कौन सी वाली चीज बेटा वरीशा, इसमें क्या समझ नहीं आया बेटा, पूछिएगा। बेटा पिवट टोस था, पिवट टोस था, तो हाथ से ये वाला डिस्टेंस, जो पिंक वाला डिस्टेंस है, ये चाहिए था ना बेटे। पिवट अगर टोज है तो बेसिकली वी नीड दिस डिस्टेंस ना। तो ऐड नहीं करे क्योंकि इन्होंने अलग अलग दिए हुए हैं, तो बस बेसिकली उनको ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, वरना तो एक ही होता है। ठीक है, तो जस्ट वी जस्ट एडिंग देम बिकॉज उन्होंने वो तोड़ तोड़ के दिया हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे बात बहुत जरूरी है। फाइंड द अपवर्ड फोर्स बाय द टोस। अच्छा यार, इक्विलिब्रियम के लिए दो चीजें जरूरी थी। पहली थी कि हमारे पास ऑल फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड, और दूसरी हमारे पास होती है ऑल मोमेंट्स मस्ट बी बैलेंस्ड। अब मैंने इसकी मदद से ये निकाल लिया कि मेरी जो फोर्स है वो हमारे पास है 392। वो बोल रहा है यहाँ पे एक फोर्स है, वो मुझे निकालनी है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम में होने की बात करता हूं, तो इक्विलिब्रियम के लिए मस्ट है दोनों चीजें टू बी बैलेंस्ड। बेसिकली हमारे पास जो इसका वेट आया था वो हमारे पास 588 आ गया था। बंदे का वेट 588 था। इसके जो हाथ अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं वो हमारे पास यहां से आई 392 न्यूटन्स। तो ऐसी कौन सी फोर्स होगी जो मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी? दैट इज गोइंग टू बी द फोर्स जो इसके टोज अप्लाई करेंगे बेटा। नीड टू बी वेरी वेरी विजिलेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। When we're talking about movements, अक्सर और बेशतर the second last or last part, they ask you about the last force that you need. Since the object is in equilibrium, उसकी upward forces और downward forces balanced होती हैं। Object equilibrium के लिए दोनों conditions are must. Moments तो balanced हैं, उसी मदद से हमने वो force निकाली। And then the second condition is that both of the forces, all the forces up and down forces should be balanced. ऐसी सिचुएशन में याद रखिएगा, हमारे पास कभी कभी वो एक अननोन फोर्स को नहीं बताता, और वो जो ऊपर वाली फोर्सेस है उनको डाउनवर्ड से इक्वेट कराऊंगा, तो हमारे पास माइनस करके जो है x की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज गोइंग टू बी 588 टेक अवे 392, दैट इज गोइंग टू बी x इक्वल्स 196। तो ये जो फोर्स इसका पैर लगा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी 196 न्यूटन इस केस में। गाइस, यहां तक की वर्किंग क्लियर है? मैं थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड करूंगा, ये जाएगी अभी बेटा 5:15 तक जाएगी, कुछ कहानियां इसमें है।
ओके, वापसी रिपीट कर दें बेटा। ये मैंने बोला कि मोमेंट्स की मदद से मैंने ये फोर्स निकाल ली, ठीक है। एक और इक्विलिब्रियम में होने के लिए अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस होना लाजमी है। द डाउनवर्ड फोर्स वी हैव इज द वेट, दैट्स द ओनली डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड एक तरफ 392 लग रही थी, इस तरफ कितनी लग रही होगी? इस तरफ बेसिकली बेटा लगाने के लिए हमने कहा कि भाई ये वाली प्लस जो अननोन फोर्स है दैट इज गोइंग टू इक्वेट इट टू 788, क्योंकि इक्विलिब्रियम में अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस्ड होती हैं। तो अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस होती हैं। अपवर्ड फोर्स मैंने जो है रख ली यहाँ पे, दोनों को, और डाउनवर्ड को इक्वेट करा है, उसको माइनस करके मैंने इवेंचुअली सेकंड अपवर्ड फोर्स निकाल ली, क्योंकि 196 प्लस 392 विल बी इक्वल टू 588, ठीक है। इसकी मदद से मैंने फोर्सेस निकाल दी। बेटा सारे बच्चे मुझे एक्नॉलेज करें, यहाँ तक बात 100% क्लियर है, कोई इशू की बात तो नहीं है? ओके है यहाँ तक बात? मुझे एक ओके कीजिएगा। सारी बातें ओके हैं? इससे ऊपर बेटा लेक्चर नहीं है, ठीक है? क्लियर है? हाँ, यहाँ से लेक्चर दैट्स इट। एक मैं चाह रहा था सवाल करा दूं, मुझे हिम्मत लग नहीं रही, पर चलो मैं देखता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन कराना चाह रहा था, या एक कॉन्सेप्ट आखिरी देख लो यार, कि जो है एक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत माइनर सा कॉन्सेप्ट है, कि क्वेश्चन में देख लो वो यार। एक क्वेश्चन में देख लो, जल्दी बेहतर समझ आ जाएगा, ठीक है। माइनर सा कॉन्सेप्ट है बेटा ये वाला व्हील बैरो का, ठीक है। एक क्वेश्चन पे लेट्स एंड इट ओवर है, ठीक है। नहीं कर सकता बेटा, मैं करूंगा ही नहीं। मैं ये रिकॉर्डिंग डालूंगा, लिखो बैठ के और खौर हो बेटा, इतनी गंदी राइटिंग में लिखता हूँ, नहीं कर सकता है। मैं रिकॉर्डिंग अलबत्ता ड्राइव पे डाल दूंगा, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, नोट डाउन फ्रॉम द रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट नहीं भेजूंगा, आप मांगना नहीं। स्टेट द टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। दोनों कंडीशंस हम लोग अभी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 3 बार, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर के एक ऑल द मोमेंट शुड बी इक्वल, रिजल्टेंट मोमेंट जीरो होनी चाहिए, क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। और सेकंड हमारे पास ये है कि यस के ऑल द फोर्सेस शुड बी बैलेंस्ड, देयर शुडंट बी एनी रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। सारी फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए, कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर, फिर हमारे पास जो है अगला कॉन्सेप्ट है, दैट इज, बस ये वाला सवाल देख ले, बस का ये पार्ट जरूरी है, इसके बाद मैं एंड करता हूँ। फिगर 1.1 shows a loaded wheelbarrow held in equilibrium by a gardener. The wheelbarrow of the wheel of the wheelbarrow is in contact with the ground at C. Figure 1.1, there are three vertical forces acting on the wheelbarrow. तीन वर्टिकल फोर्सेस हैं, एक P है, एक Q है और एक W है। Explain why the force P is less than the force W. फोर्स P और फोर्स W में से P कम क्यों है, W ज्यादा क्यों है? बेटा अगर मैं C को इक्विलिब्रियम कंसिडर करता हूँ, वो पिवट कंसिडर करता हूँ, सॉरी, इस सिस्टम को देखिएगा, ये पॉइंट पिवट है। पिवट पे लगने वाली फोर्स तो मूवमेंट में काम ही नहीं आती, तो ये जो फोर्स है Q वाली, ये कंसिडर नहीं हो रही। एक फोर्स यहाँ लग रही है W, और एक फोर्स यहाँ लग रही है P। बोल रहा है P कम है, W ज्यादा है, क्यों? क्योंकि बेटा इक्विलिब्रियम में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, अब वेरी गुड बेटा। अहमद बेटा एवरीवन पे सेट करके लिख दो बेटा ये, ठीक है, एवरीवन पे सेट करके लिख दो। तो ये हमारे पास, क्योंकि ये पिवट से हमारे पास जो है इसका डिस्टेंस कम है, और मूवमेंट के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर वेट का डिस्टेंस कम है डब्ल्यू का, तो उसकी फोर्स लाजमी सी बात है ज्यादा होगी, और इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो बेटा याद रखिएगा, बाय कंसिडरिंग द फोर्सेस पी क्यू एंड डब्ल्यू, मुझे ये बताना था कि भाई बाय कंसिडर, ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द पी इज लेस देन द फोर्स डब्ल्यू। अच्छा, पहली बात नहीं, मैंने मोमेंट्स वाली बात पहले एक्सप्लेन कर दी। बाय कंसिडरिंग द मोमेंट्स, तो आपने ये बात कह दी कि सिंस डब्ल्यू हैज W is closer, it than P.
तो यार क्योंकि W क्लोजर है और फोर्स इंटू डिस्टेंस इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस है, तो अगर एक चीज का डिस्टेंस कम है तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी चीज की फोर्स ज्यादा पड़ेगी, उसी चीज की फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। और P की जहां तक बात करूं तो उसका डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसकी फोर्स क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पहला केस आ जाएगा कि मूवमेंट्स वाला। दूसरा, बाय कंसिडरिंग द फोर्सेस, तो अगर मैं फोर्सेस को कंसिडर करूं बेटा, तो फोर्सेस की कंसिडरेशन में कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे बैठेगा कि हमारे पास, क्योंकि W इज द ओनली फोर्स दैट्स बैलेंसिंग P एंड Q बोथ, तो W is equals to P plus Q, hence W will be the largest। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन बेटा जरा जरूरी था। यहां तक कि वर्किंग में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे यहाँ पे बोल दे, मैं रिपीट कर देता हूँ। और नाउ मैंने बेटा